गुड आफ्टरनून दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका पीके की जेके यूट्यूब चैनल में। और आज है 11 सितंबर 2020। तो आज हम इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। ठीक, जो भारत में सिटीजनशिप दी जाती है और उसके जो प्रावधान है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता। चलिए देखते हैं। तो ये भारत के जो संविधान है उसका संविधान का भाग कौन सा है? दूसरा। संविधान के जो भाग दूसरा है उसमें इसका प्रावधान है। और जो आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल आता है आपके 5 से 11। 5 से लेके 11 जो अनुच्छेद हैं उनमें इसका प्रावधान किया गया है। जो भी जानकारी है वो इन आर्टिकल्स में मिल जाती है। और भारत में जो नागरिकता दी जाती है, जो नागरिकता से जो वंचित किया जाता है उसका आधार क्या है? तो ये हमारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। इस अधिनियम के आधार पर ही नागरिकता संबंधी जो भी प्रावधान है वो सब किए जाते हैं। ठीक, अब ये जो अधिनियम है इसमें समय समय पर संशोधन भी हुए हैं। संशोधन की बात करें तो पहला हुआ था 1986 में, फिर हुआ 1992, फिर 2003 और 2005। ठीक है, ये संशोधन इसमें हो चुके हैं अभी। तो चलिए अगला देखते हैं हम। अब इसमें नागरिकता अर्जन करने के, नागरिकता प्राप्त करने के कौन कौन से तरीके हैं? तो ये मिलते हैं हमारे संविधान में 5 तरीके, 5 प्रकार से। एक तो जन्म नागरिकता आपको जन्म से मिलती है, दूसरी वंशानुगत, तीसरी पंजीकरण से, चौथी प्रकृतिकरण, या फिर पांचवा भूमि अर्जन या फिर जो विलयकरण होता है किसी देश की भूमि का। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे उसके हिसाब से। ठीक पहला देखते हैं हम जन्म के हिसाब से। अब बाय बर्थ या जन्म से कैसे नागरिकता आपको मिलती है? तो उसका आधार है कि भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद जन्म हुआ हो जिस भी व्यक्ति की हम बात करें जिसको नागरिकता मिलनी है उसके बारे में बात की जा रही। उसका जन्म या तो 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में हुआ। ठीक, और साथ ही माता पिता उसके भारतीय नागरिक हो। ठीक, या कोई एक भारतीय नागरिक हो और दूसरा अप्रवासी अवैध प्रवासी ना हो। ठीक, या तो ये कंडीशन है कि दोनों माता पिता उसके भारतीय हो या फिर एक भारतीय हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। ठीक, अवैध प्रवासी ना हो। तो ये कंडीशन अगर होती है तो उसको अपने आप मान्यता मिल जाती है, बाय बर्थ ये इसको नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, ये था जन्म के हिसाब से नागरिकता देना। अगला है वंश के आधार पर, इसको इंग्लिश में कहते हैं बाय डिसेंट। ठीक, बाय डिसेंट। ये क्या कहता है? इसमें ये कहा गया है कि कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परंतु 10 दिसंबर 1992 के पूर्व हुआ, मतलब इसको मोटा मोटा हम ये कह सकते हैं कि 1950 से लेकर 1992 के बीच उसका जन्म हुआ हो। और ये कहाँ हुआ हो? तो ये भारत के बाहर जन्म हुआ हो। ठीक, अब ऐसी हालत में यदि उसके जन्म के समय उसके पिता भारतीय नागरिक हों, अब ये भी ये ज़रूरी है कि उसके पिता जो है तो वो भारतीय नागरिक होने चाहिए। ठीक, और उसके अलावा यदि 10 दिसंबर 1992 के बाद जन्म होता है, 10 दिसंबर 1992 के बाद जन्म होता है तो उसके बाद यदि किसी व्यक्ति का जन्म देश के बाहर हुआ, इस कंडीशन में 10 दिसंबर के बाद जन्म बाहर हुआ, तो उसके साथ ये भी वो है प्रावधान कि माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। माता पिता में से कोई एक, इनमें से या तो माता हो या पिता हो तो भारतीय नागरिक होने चाहिए। ठीक है, इसमें ये बात कही। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और है, एक कंडीशन और है कि 3 दिसंबर 2004 के बाद बाहर जन्म हुआ हो, अगर 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत के बाहर किसी का जन्म होता है और उसके 1 वर्ष के अंदर अंदर जिस भी देश में उसका जन्म होता है तो वहाँ पे जो इंडियन एम्बेसीज होती है जिसको भारतीय काउंसलेट कहते हैं, वहाँ पे उसका पंजीकरण कराना ज़रूरी है, पंजीकरण कराना ज़रूरी है। ठीक है, अगर ये पंजीयन हो जाता है 1 वर्ष के अंदर अंदर तो वहाँ उसको नागरिकता वंश के आधार पर मिल जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखिए कुछ, और ये टाइम पीरियड जो है तो इस आधार पर भी उसको नागरिकता दी जा सकती है। ठीक है तीसरा देखते हैं हम पंजीकरण यानी कि बाय रजिस्ट्रेशन। तो ये भी एक प्रावधान तरीका है नागरिकता देने का। तो इसमें भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्त करने का आवेदन देने से ठीक 7, जैसे आज नागरिकता के लिए आवेदन देता है तो आज से ठीक 7 साल पहले तक वो भारत में रह चुका हो। ठीक है, जो भारतीय मूल के जो नागरिक होते हैं किसी और देश की नागरिकता होती है उन पर अगर वो चाहते हैं कि उनको भारतीय सिटीजनशिप मिले तो वो इस प्रक्रिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि एक व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो, जैसे भारतीय मूल का तो हो
लेकिन उसने विवाह भारतीय नागरिक से कर लिया हो, जो अभी करंट में भारतीय नागरिक है, ठीक। अगर उससे विवाह कर लेता है तो आवेदन देने से पूर्व 7 वर्ष भारत में रहा हो, ये भी कंडीशन लग जाती, तो उसको नागरिकता दी जा सकती है, ठीक है। और इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति जो पूरी आयु का हो, मतलब पूरी आयु का हो और क्षमता को, और कुछ मेंटल उसके साथ समस्या ना हो, पूर्णतः स्वस्थ हो, और उसके अलावा उसके माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो। जैसे कि मान लीजिए कि माता पिता कोई, अब उनकी जो बेटा है वो भारतीय मूल का है लेकिन भारतीय नागरिक नहीं है, ठीक। और माता पिता में से कोई एक या दोनों भारतीय हैं, ठीक। तो इस आधार पर भी वो इस पंजीकरण के अनुसार ये कंडीशन फुलफिल करते हुए नागरिकता ले सकता है, ठीक है। ये पंजीकरण का सिस्टम है। इसके अलावा प्राकृतिकरण, ये भी एक तरीका है कि जो भारत का नागरिक बनने के लिए ये भी एक ये प्रावधान है। तो भारत सरकार की सेवा में हो, जैसे जो अम्बेसडर्स होते हैं, अम्बेसडर्स या राजदूत जिनको हम कह लें, ठीक, राजदूत हम कह सकते हैं किसी देश का। तो इस तरीके से जो सेवाओं में होते हैं, भारत सरकार की सेवा में है, तो जो जिस देश को आवेदन करता है, जिस स्टेट को उसने आवेदन किया है, उससे कम 12 माह पूर्व से वो भारत में रह रहा हो, ये कंडीशन है। लेकिन इसके साथ सिर्फ यही कंडीशन नहीं लगती, इसके अलावा काफ़ी सारी कंडीशंस होती हैं जो लगती हैं। अब इसमें क्या है, अब इसके अलावा ये है, यदि कोई व्यक्ति पिछले 14 वर्षों से भारत में रह रहा हो, ठीक, पिछले 14 वर्षों से भारत में रह रहा हो, तो उसको आवेदन करने के 1 वर्ष पूर्व से कम 11 वर्ष में भारत में रहा हो। जैसे 14 वर्ष से तो भारत में रह रहा है, और उसको जैसे आज उसने आवेदन करता है वो, ठीक, आज वो आवेदन करता है, तो 14 वर्षों में से आज आवेदन करने से 11 वर्ष पूर्व, मतलब 14 में से जो कंडीशन है वो जैसे आज आवेदन करता है तो उसके पहले के जो 11 वर्ष है वो उसके भारत में बिताए होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा उसका अच्छा चरित्र वाला व्यक्ति होना चाहिए। और जो 8वीं अनुसूची है हमारी, 8वीं अनुसूची जो है, जिसका हम कल डिस्कस भी किया था, 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उनमें से किसी एक भाषा को उसको अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तो ये इसकी कंडीशन है प्राकृतिकरण की, इसके माध्यम से उसको नागरिकता दी जा सकती है, ठीक है। इसके अलावा क्षेत्र समाविष्टि द्वारा, जो हम भूमि अर्जन की जो हमने बात की थी शुरू में, इसको और अच्छे से कहें तो ये होता है क्षेत्र समाविष्टि, ठीक। अब इसमें क्या है, यदि भारत यदि किसी विदेशी क्षेत्र को अपने भूभाग में सम्मिलित करता है, जैसे जो समझौते होते हैं कुछ, या उसके हिसाब से अगर कुछ क्षेत्र आदान प्रदान होता है किसी देश के साथ, तो उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को, अगर वो क्षेत्र भारत के क्षेत्राधिकार में आता है कि समझौते के तहत, तो उस क्षेत्र में जो जितने भी नागरिक रहते हैं उन नागरिकों को स्वतः ही भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है, ठीक। ये है क्षेत्र समाविष्टि द्वारा। तो ये थे 5 तरीके जिनसे नागरिकता भारत में मिलती है, ठीक। अब इसके अलावा नागरिकता समाप्ति के प्रावधान में हम देख लेते हैं। तो ये अभी तो हमने देखा कि नागरिकता प्राप्त कैसे की जाती है। अब ये कि नागरिकता त्यागने के कौन कौन से तरीके हैं या कौन कौन से प्रावधान उसके हैं। तो पहला है स्वैच्छिक त्याग। अब इसमें सिंपल सी बात है, अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता छोड़ना चाहता है, किसी और देश की नागरिकता लेना चाहता है, तो वो स्वैच्छिक त्याग कर सकता है। अब भारत में प्रावधान क्या है हमारे देश में, सिंगल सिटीजनशिप का है, ठीक, सिंगल सिटीजनशिप। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता से क्या संदर्भ है, तो इसका संदर्भ ये है कि भारत के जो नागरिक है वो हम एक ही देश का नागरिक हो सकता है, वो एक समय पर उसके पास 2 देश की नागरिकता नहीं हो सकती। तो इसको कहा जाता है सिंगल सिटीजनशिप या एकल नागरिकता। तो जैसे स्वैच्छिक त्याग की बात करें, जैसे कोई व्यक्ति भारतीय है और वो किसी और देश की नागरिकता लेना चाहता है, तो वो उस देश की नागरिकता ग्रहण करते ही भारत की नागरिकता उससे समाप्त हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद वो भारतीय नागरिक नहीं माना जाएगा अगर वो किसी देश की नागरिकता लेता है, तो वो स्वैच्छिक त्याग हो गया। इसके अलावा समाप्ति, इसको कहते हैं टर्मिनेशन। इसका मतलब क्या, यदि कोई भारतीय नागरिक जो है वो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है, तो फिर उसकी नागरिकता यहाँ स्वतः ही समाप्त हो जाती है, ठीक है। पहला तो एक उसने स्वतः छोड़ दी, और दूसरा है कि समाप्ति, यदि वो किसी और देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो ये अपने आप टर्मिनेट हो जाती है भारतीय नागरिकता। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, याद रखिए। स्वैच्छिक त्याग मतलब छोड़ दी, और दूसरा है कि यहाँ पे छोड़ना नहीं, यहाँ पे किसी और देश की नागरिकता ग्रहण करना है बस। तो ग्रहण करते ही भारत की नागरिकता अपने आप छूट जाती है, टर्मिनेट हो जाती है, तो ये इसका मतलब है। अगला है वंचित करना। इसका मीनिंग होता है आपका डेप्रीविएशन।
डेप्रिवेशन, ठीक, डेप्रिवेशन। अब इसमें क्या है, यदि नागरिक फर्जी तरीके से लेता है नागरिकता, या उसके जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं, कागजात जो होते हैं नागरिकता लेने के समय पे, तो उनमें अगर कुछ गड़बड़ है या वो फर्जी तरीके से फर्जी कागजात लगाता है, या संविधान का अनादर करता है, या युद्ध के दौरान शत्रु देश की मदद करता है, तो ये इस तरीके से जितने भी ये प्रावधान होते हैं, अगर इनमें से किसी एक में वो पाया जाता है तो नागरिकता से उसको वंचित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि नागरिकता से संबंधित कुछ प्रावधान, और ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक होता है, ये 5 से 11। ठीक है, तो ये याद रखिए आप, आर्टिकल 5 से 11 अनुच्छेद, यानी आर्टिकल 5 से 11 में इसका है प्रावधान। और संविधान के भाग की बात करें तो संविधान का भाग हो जाएगा आप दूसरा, अनुच्छेद है 511। और ये नागरिकता अधिनियम कौन सा है, ये याद रखिए, ये 1955 का है। ठीक है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। चलिए, वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो लाइक से जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन घंटी दबाएं, और कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।